हमें एआई को अपना गुलाम बना के रखना है। क्लाइव हम्बी एक साइंटिस्ट ने कहा, डेटा इज द न्यू ऑयल। जिस ढंग से आपका एक जो डेटा एक्सप्लोजन के रूप में हम एक डेटा को सदुपयोग करने लगे हैं, और मैं तो एक चिंता हमेशा जताई जाती है कि एआई जो है वो भविष्य में कई नौकरियों को प्रभावित कर सकती है। ऐसे टूल्स हैं, और मैं इसको वर्ड यूज करना चाहूंगा, लर्निंग एनालिटिक्स, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, न्यूरालिंक काम कर रही है। हम कह भी देते हैं कि आपके एक इस तरह की आपकी एक चिप इम्प्लांट करके एक ब्रेन उस ढंग से काम करना पड़ेगा। बताइए, प्रोग्रामिंग तो हम करवा रहे हैं, लेकिन क्या प्रोग्रामिंग उस लेवल अपने आप के स्किल्स को उसके ढंग से अलाइन नहीं करेंगे, उनकी नौकरी एआई को जानने वाले ले लेंगे। और यूथ इज द मेन पावर। साइबर क्रिमिनल्स हैं, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का प्रयोग करते हैं कि हम टीचर्स, रिसर्चर्स या हमारे स्टूडेंट्स किस इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं, और उसके आसपास जितने भी टूल्स हैं, उन टूल्स में आपको उनके लिए कौन सा कन्वीनियंटली एक यूजेबल टूल है जो उसकी उस टाइम मदद कर सकता है जब उसको चाहिए हो। यानी कई लोग तो ये कह देते हैं कि नौकरी जाने वाली है लोगों की। कि आज के टाइम पे क्या एआई इंजीनियर होना जरूरी नहीं है? क्या एआई एनालिस्ट और एआई एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीपीजी यूनिवर्स के इस खास पॉडकास्ट में। आज का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और मशीन लर्निंग जैसी टेक्नोलॉजीज़ न केवल हमारे काम करने के तरीकों को बदल रही हैं, बल्कि एजुकेशन, रिसर्च, मीडिया, हेल्थ और बिजनेस सहित लगभग हर क्षेत्र में नई संभावनाएं पैदा कर रही हैं। ऐसे समय में यह समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हायर एजुकेशन इन बदलावों के साथ किस तरह आगे बढ़ रही है और आने वाली पीढ़ी को इसके लिए कैसे तैयार किया जा सकता है। इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच एक ऐसे शिक्षाविद, शोधकर्ता और अकादमिक प्रशासक मौजूद हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस और हायर एजुकेशन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। हमारे विशिष्ट अतिथि हैं प्रोफेसर नसीब सिंह गिल, जो वर्तमान में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में फैकल्टी ऑफ मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल साइंसेज के डीन तथा डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस में सीनियर प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। सर का एकेडमिक और रिसर्च एक्सपीरियंस 3 दशकों से भी अधिक रहा है। उन्होंने 400 से अधिक रिसर्च पेपर्स प्रकाशित किए हैं, अनेक पीएचडी स्कॉलर्स को मार्गदर्शन किया है, कई बुक्स और बुक चैप्टर्स लिखे हैं तथा उनके नाम कई नेशनल और इंटरनेशनल पेटेंट्स भी दर्ज हैं। सर को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जैसे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ का अनुभव भी है। उन्होंने प्रतिष्ठित कॉमनवेल्थ फेलोशिप अवार्ड सहित अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल लर्निंग और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे क्षेत्रों में उनका योगदान विद्यार्थियों, शोधार्थियों और शिक्षकों के लिए लगातार प्रेरणा स्रोत रहा है। सर, डीपीजी यूनिवर्स की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ। सबसे थैंक यू। पहला सवाल सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आगाज़ कब और कैसे हुआ? इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं शौकीन जी आपका धन्यवाद करना चाहूँगा हुँ, कि आपने इस बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉडकास्ट में मुझे आमंत्रित किया। और जैसा कि आपने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में और उसमें हायर एजुकेशन में इस तरह का इसका क्या योगदान रहेगा, किस तरह से आपकी परिस्थितियां बदल रही हैं, हुँ, हुँ, उसके बारे में एक ये प्लान किया, तो ये आपका एक बहुत ही सराहनीय कदम है। आपने सबसे पहले पूछा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आगाज़ कब हुआ। मैं बताना चाहूँगा कि आपका 1960 के दशक में, करीब करीब 1956 में, जॉन मैकार्थी नाम के एक साइंटिस्ट ने हुँ, हुँ, इस टर्मिनोलॉजी का, जो हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम कहेंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हुँ, हुँ, इसका आपका एक टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया। लेकिन उस टाइम शायद उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि आपका एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्वरूप इतनी तेज़ी से बदलेगा। और मैं कहना चाहूँगा पिछले करीब करीब डेढ़ दशकों से जिस ढंग से आपकी एक जो डिजिटल यूनिवर्स और डेटा साइंस एवोल्यूशन के माध्यम से जो गति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिली है, वो शायद उस टाइम कल्पना करना भी मुश्किल था। हुँ, हुँ।
तो सर जैसे आपने कहा कि एआई बहुत ज़्यादा तेज़ी से के साथ बढ़ रहा है। तो जैसे आज से वो सिर्फ़ एक टेक्नोलॉजी नहीं रही है, बल्कि एक रिवॉल्यूशन बन चुकी है। तो आपके अनुसार आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आने वाले 10 वर्षों में हायर एजुकेशन को किस प्रकार बदलने वाली हैं? और स्टूडेंट्स के लिए एआई टूल्स कौन-कौन से हो सकते हैं जो स्टूडेंट्स यूज़ कर सकते हैं? आपने बिल्कुल सही कहा कि आपका एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है, आज के समय में एक क्रांति लेके आई है। हुँ, हुँ। यूँ तो अगर मैं कहूँ कि आपकी इसके साथ ही जो और भी तकनीकियाँ और टेक्नोलॉजी हैं, जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग हुँ, हुँ, है, हुँ। इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। ठीक है। लेकिन जिस ढंग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टेक्नोलॉजी है, जिस ढंग से समाज को एक पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखती है, और जिस ढंग से चीज़ें बदल रही हैं, और जिस ढंग से आपका एक आम जनमानस का आपका जो लाइफ़स्टाइल है, वो बदल गया है, हुँ। वो तारीफ़ काबिल भी है। और आने वाले समय में ये चीज़ें और भी तेज़ गति से आपकी बदलने वाली हैं। इस ज़िंदगी को भी आसान किया है लोगों की। जैसे अगर हम प्रोफ़ेशनली बात करें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से आज हम न ऑलमोस्ट चीज़ें बदल जाती हैं, हमारे सेकंड्स में काम होना शुरू हो गया है। निसंदेह। तो उसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, हुँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि अगर आप एक उस दृष्टि से देखते हैं कि आपका हमारा जो एक हायर एजुकेशन है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, उसके अंदर भी अगर आप एक उस ढंग से देखना चाहते हैं कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का सदुपयोग किस ढंग से किया जा सकता है, हुँ, हुँ, किस ढंग से हमारे आपके जो स्टूडेंट स्टेक होल्डर्स हैं, या हमारे टीचर्स हैं, या हमारे रिसर्चर्स हैं, उसका किस ढंग से सदुपयोग कर सकते हैं। हुँ, ये आप, मैं कहना चाहूँगा कि इसके बारे में एक उन स्टेक होल्डर्स को एक सेंसिटाइज करने की बहुत ही सख्त ज़रूरत है। और मैं इसको ये भी बतलाना चाहता हूँ कि जहाँ तक आप एक शिक्षक के नाते अगर मुझसे पूछना चाहेंगे हाँ, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निसंदेह जिस गति से तेज़ी से बढ़ रही है, और मैं कहूँ आज के टाइम पे हम आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस की भी बात करने लगे हैं, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की भी बात करने लगे हैं। अगर मैं थोड़ा सा एक वाक़या आपको याद दिलवाऊँ, हुँ, हुँ, आईबीएम कंपनी एक मशीन और एक एआई टूल लेके आई थी जिसका नाम था डीप ब्लू। डीप ब्लू। और हुँ, उस हुँ, डीप ब्लू मशीन ने गैरी कार्पोसफ, उस टाइम के वर्ल्ड चेस चैंपियन थे, हुँ, उसको डिफीट किया था। तो मतलब ये नहीं है कि आपकी उस टाइम आपकी टेक्नोलॉजी या उस टाइम आपके जो सोचने की क्षमता थी हमारे जो इंजीनियर्स में, साइंटिस्ट में, वो उस टाइम कम थी। लेकिन क्योंकि जिस ढंग से आपकी स्थितियाँ बदली, जिस ढंग से आपके पास एक आम आदमी के पास जिस ढंग से आपका डेटा जनरेट हो रहा है, हुँ, हुँ, और डेटा साइंस जिस गति से बढ़ रही है, हुँ, हुँ, जिस ढंग से आपका एक जो डेटा एक्सप्लोजन के रूप में हम एक डेटा को सदुपयोग करने लगे हैं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि क्लाइव हम्बी, एक साइंटिस्ट ने कहा, डेटा इज़ द न्यू ऑयल। हुँ, ये इस नई पीढ़ी के लिए एक नए ऑयल के रूप में काम करता है। और एंड्रयू एनजी, जो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में एक बहुत बड़े जनक के रूप में माने जाते हैं, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द न्यू इलेक्ट्रिसिटी ऑफ दिस जनरेशन। तो मैं कहूँगा डेटा इज द न्यू ऑयल वही ऑयल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द न्यू इलेक्ट्रिसिटी। गलत। तो इन चीज़ों के चलते आपके जो क्लासरूम का परिदृश्य है, हुँ, हुँ, वो निसंदेह प्रभावित होना लाजमी है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि क्योंकि एक इंसान, उस इंसान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाया, उस तकनीकी को बनाया। अब ये कहेंगे कि क्या वो टेक्नोलॉजी उसको रूल कर सकती है? हुँ, हुँ, ये संभव नहीं है। और जहाँ तक मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने असिस्टेंट के रूप में देखना चाहिए। हुँ, 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 उसका सदुपयोग, उसका हम यूज़ किस ढंग से करवाना चाहते हैं, उसकी क्षमता हमारे अंदर होनी हुँ, चाहिए। हुँ, अगर मैं एक शिक्षक के नाते अगर आपको थोड़ा-सा ये बताऊँ, मैं क्लासरूम में जैसे हम एक बड़ी
उस ढंग से हम बात करते हैं कि आपका एक टीचर के लिए चॉक टॉक एंड वॉक, कि अगर आपका एक टीचर क्लास में टहलता हुआ बच्चों से आई टू आई कांटेक्ट करते हुए एक उस संदर्भ में एक आपका जो आदान प्रदान, जो आपका नॉलेज का डिसेमिनेशन कर रहा है और उनके एक्सप्रेशन को समझते हुए उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है, ये काबिलियत आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी कभी नहीं दे तो सर सकती। क्लासरूम लर्निंग में एआई कैसे हमें फ़ायदा पहुंचा सकता है? देखिए, अगर मैं कहूँ कि इसको मैं 3 नज़रिए से देखता हूँ। अगर आप ये कहते हो कि एक टीचर को अपने जैसे क्लास नोट्स बनाने होते हैं, एक टीचर कितना बढ़िया रोल अदा कर सकता है। मैं कहूँगा कि उसकी शिक्षक की जो काबिलियत है उसको ऑगमेंट करने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे जहन में मैं चाहता हूँ कि मैंने जब अपना लेक्चर प्लान कर रहा हूँ तो मैं ये चाहूँगा कि मैं बच्चों को जब क्लास डिलीवरी में जब शामिल रहूँगा तो उस टाइम क्या क्या कंसेप्ट किस ढंग से मुझे एक्सप्लेन करने हैं। उस एक्सप्लेन करने के लिए मुझे कुछ विजुअल्स की भी जरूरत पड़ सकती है। जैसे हम उस पीपीटी वगैरह बना के बच्चों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनवाते हैं, जी तो उसमें भी हमारा ये हेल्प कर सकता है। निसंदेह मैं कहूँगा कि अगर आप एक केमिस्ट्री का टीचर है, अगर वो ये कहता है मुझे कोई केमिकल रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शन कैसे हो सकती है, तो ये कहूँ क्लासरूम में तो संभव नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि वो सिमुलेशन के माध्यम से, एआई टूल्स के माध्यम से उसको बहुत खूबसूरती के साथ डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है। विजुअल्स दिखा सकते हैं हम उसके। बिल्कुल दिखा सकते हैं। और इसके साथ इसका मतलब क्या हुआ कि टीचर को सशक्त बनाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, लेकिन powerful वो हर शिक्षक पे अपना पर्सनली डिपेंड करेगा कि अपने लेक्चर्स को मॉडरेट करने के लिए, उसको तैयार करने के लिए उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस ढंग से वो यूज करे, कौन कौन से टूल्स वो यूज करे, जैसे ये उसके लिए बहुत जरूरी है। एक टीचर और स्टूडेंट्स के लिए एआई टूल्स कौन कौन से हो सकते हैं जो उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं? जैसे अगर हम बात करें असाइनमेंट बनाने की बच्चे के लिए, या फिर कुछ नया सीखने की बात करते हैं, तो इसमें एआई टूल्स कौन कौन से हो सकते हैं बच्चे? देखो, अगर मैं इस श्रेणी में अगर थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड इसका मैं शेयर करूं कि आपके दिसंबर 2023 में हाँ, हमारे पास ओपन एआई कंपनी चैट जीपीटी चैट आपके पर जीपीटी। टूल लेके आई। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि ओपन एआई के कितने सारे टूल्स और आ चुके हैं। 3O, जीपीटी के आपके प्रो आपके मॉडल्स, लेकिन वो इस प्रतिस्पर्धा में सिर्फ आज अकेले नहीं है। अगर ओपन एआई के जो आपके सीईओ हैं सैम ऑल्टमैन, उनके साथ ही अगर दूसरी कंपनीज की मैं बात करूं, अब ये कहें गूगल की बात करते हैं, गूगल का जेमिनाई है। जेमिनाई है। और मैं रिसेंट आपको संदर्भ बताना चाहूँगा, अभी कैलिफोर्निया के अंदर गूगल ने एक इवेंट किया, गूगल आईओ, जो कि हर साल करते हैं। वो बहुत ही बड़ा इवेंट होता है। तो उसमें उन्होंने गूगल का आपका जो जेमिनाई ओमनी और जेमिनाई आपका 3.5 मतलब प्रो, ये बढ़ते जा रहे हैं एक तरह ये टूल मैं किस लिए बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मोटे तौर पे आप देखोगे गूगल का एक बहुत बड़ा वर्क स्पेस है, उसके यूजर्स बहुत ज़्यादा हैं। और आप और हम गूगल के कितने सारे टूल हम यूज़ करते हैं। अगर आप देखते हैं जीमेल हम यूज़ करते हैं, गूगल गूगल ड्राइव स्वीट यूज़ करते हैं, आपके एक्सेल डॉक्स यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब गूगल का एक अपना अलग से इकोसिस्टम है। तो उस संदर्भ में आपका जो गूगल का जेमिनाई टूल बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। इसी तरह से अगर मैं आपको नाम लेना चाहूँ, माइक्रोसॉफ्ट का हमारे पास को पायलट है। को पायलट भी, इसका मतलब ये हमें तय करना होगा कि हम टीचर्स, रिसर्चर्स या हमारे स्टूडेंट्स किस इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं, और उसके आसपास जितने भी टूल्स हैं उन टूल्स में आपको उनके लिए कौन सा कन्वीनियंटली एक यूजेबल टूल है जो उसकी उस टाइम मदद कर सकता है जब उसको चाहिए होती है। तो जैसे अभी आपने बात करी चैट जीपीटी, जेमिनाई और बहुत सारे अन्य एआई टूल्स हैं, उनके आने के बाद स्टूडेंट्स को सीखने, असाइनमेंट्स बनाने और रिसर्च बनाने के तरीकों में बड़ा बदलाव आया है। तो आप इस बदलाव को किस तरह से देखते हैं, और इसके फ़ायदे और चुनौतियाँ क्या-क्या हो सकती हैं? देखिए,
आप और हम जो एक ऐसे पढ़ते हुए पले बड़े हैं, विज्ञान वरदान या अभिशाप। हम्म, तो आपका साइंस या टेक्नोलॉजी के आपके दोनों ही स्वरूप होते हैं, लेकिन एक सकारात्मक इंसान हम्म, उसका एक सकारात्मक ही सदुपयोग करेगा। हम्म। और मैं ये कहना चाहूँगा तो कि आप कहने का मतलब है कि माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि आप बिल्कुल यूज डिपेंड कैसे करता करते है। हैं। अगर आप ये कहूँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के मायने में एक बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी आपके पास लेके आई है, उस टाइम उसके साथ ही ये भी हमें सोचने को मजबूर करता है कि उसके चैलेंजेस भी बहुत हैं। क्यों? वो इसलिए जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का यूज करते हैं। प्रयोग करते हैं कि किस ढंग से आपकी एक सैबोटेज या आपके एक साइबर क्राइम्स के नए नए तौर तरीके वो बदलें, जिससे वो एक अपने एक जो मिशन में वो कामयाब हो पाए। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसके बारे में भी हमें आपका एक सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। और हर देश, अगर मैं कहूँगा कि आप सन 2000 में आपका हमारे पास आईटी एक्ट आया, 2023 में हमारे पास डेटा प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन हमारे पास एक्ट आया। तो निसंदेह भारत सरकार भी आपकी इनिशिएटिव ले रही है। उसमें चाहे आपका यूरोपियन यूनियन है, आपकी अमेरिकन गवर्नमेंट है, हर सरकार आपके लिए उसकी इनिशिएटिव ले रही है और उसमें हमें उस पर तत्पर रहना चाहिए। तो सर एक ये चिंता हमेशा जताई जाती है और इस चिंता को लेके बहुत बातें भी होती हैं कि एआई जो है वो भविष्य में कई नौकरियों को प्रभावित कर सकती है। यानी कई लोग तो ये कह देते हैं कि नौकरी जाने वाली है लोगों की। तो ऐसे में आज के विद्यार्थियों को कौन सी स्किल्स विकसित करनी चाहिए ताकि वो एआई के दौर में भी प्रासंगिक और सफल बने रहें? देखो, इसमें इसके संदर्भ में आपको थोड़ा सा मैं एक बैकग्राउंड में लेके जाना चाहता हूँ हुँ, कि अगर हम एक अपनी नज़र दौड़ाएं कि हमारे पास, क्योंकि ये आपका जो वैश्विक परिदृश्य है, हुँ, इसमें काफ़ी सारी ऐसी कंपनियां पिछले 10 या 15 वर्ष में आई हैं जिन्होंने पूरी इंडस्ट्री का स्वरूप ही बदल दिया है। हुँ, मैं इसमें नाम लेना चाहूँगा एनवीडिया, हुँ, हुँ, मेटा, हुँ। मेटा का तो सर बहुत चलता है। आपकी न्यूरोलिंक। हुँ, तो अगर मैं छोटे तौर पे अगर एक उस को मैं उदाहरण देना चाहूँ कि अगर एक एजुकेशन की कहो, एजुकेशन के अंदर भी अगर आप ये कहोगे कि मोटे तौर पे क्या आपके एक बच्चे के आईक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किस लिए है? वो इसलिए है कि हर बच्चे के लिए एक इंडिविजुअल लेवल पे एक पर्सनलाइज्ड लर्निंग के लिए हुँ, हुँ, आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मदद करती है। अब ये बताइए, मैं एक शिक्षक हूँ, मैं आपके 60 बच्चों की क्लास को पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे लिए आपका हर बच्चे को उस लेवल पे असेस करना एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन अगर हमारे पास ऐसे टूल्स हैं, और मैं इसको वर्ड यूज करना चाहूँगा, लर्निंग एनालिटिक्स। हम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यूज करते हैं, बच्चे हमारे पास असाइनमेंट अपलोड करते हैं, आंसर बुक सबमिट करते हैं, ऑन स्क्रीन एवेल्युएशन होती है। मैं कहूँगा कि अगर इस संदर्भ में उन एवेल्युएशन के बेसिस के ऊपर हमारे पास इतने इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, मैं एक नाम लेना चाहूँगा आपको कि आपका नोटबुक एलएम सबसे इंपॉर्टेंट टूल है जो हमारे रिसर्चर, हमारे शिक्षक और हमारे स्टूडेंट यूज कर सकते हैं। उदाहरण के तौर के तो ऊपर कहने का मतलब ये है कि नौकरियां हमारी एज इट इज चलती रहेंगी बट ये एआई जो है वो हमारी हेल्प करेगा, मदद जरूर करेगा, बट ये नहीं कि रिप्लेस कर देगा नौकरियों को। ये रिप्लेस नहीं करेगा। अब यहाँ पे आपका खतरा क्या है? जो लोग आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बिल्कुल अनजान रहेंगे या अपने आप के स्किल्स को उसके ढंग से अलाइन नहीं करेंगे, उनकी नौकरी एआई को जानने वाले ले लेंगे। तो मोटे तौर पे इसमें काफ़ी सारे सर्वे भी हुए हैं आपके विश्व भर में। आपकी एक सर्वे के हिसाब से कुछ स्टैटिस्टिक्स ये बताती हैं कि आपका जैसे यूएस के अंदर आपका जो टोटल सर्वे किया गया कि आने वाले 3 या 4 साल में आपके करीब करीब 25 से 26% तक की आपकी नौकरियों को अफेक्ट कर सकता है। लेकिन मैं कहूँगा कि आज के टाइम पे क्या एआई इंजीनियर होना जरूरी नहीं है? क्या एआई एनालिस्ट और एआई एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है? क्या क्लाउड इंजीनियर होना जरूरी नहीं है? अब देखिए, समय के साथ जो डेजिग्नेशंस हैं
जो उनके ओहदे हैं उनको भी रीडिफाइन करना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इस तरह की डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है जिसने एक पूरे समाज को रीडिफाइन करने के लिहाज से वो अपनी उस तेज गति से आगे बढ़ रहा है। और इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि एक इंडिविजुअल इंसान की जो जरूरत है, क्योंकि अगर आप देखते हैं हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, हमारा घर स्मार्ट होम है, हम एक स्मार्ट सिटी में रहते हैं, एक स्मार्ट नेशन का हिस्सा हैं। मैं बताना चाहूंगा जब आप एक उस स्मार्ट एंटिटी का हिस्सा हैं, क्या चीजें स्मार्ट बनाती हैं? डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस पे काम करेगी? डेटा पे काम करेगी। तो एक आम इंसान की, जैसे हम कहते थे रोटी कपड़ा और मकान, आज के टाइम में मैं कहना चाहूंगा कि उसके एक डेटा की रिक्वायरमेंट भी बढ़ चली है। एक आम उसको सेफ इंसान, रखना भी जरूरी है। एक आम इंसान की जो डेटा की रिक्वायरमेंट है 2.5 गीगाबाइट से लेके 6 गीगाबाइट तक वेरी करती है। तो जरा अंदाजा लगाइए हमारे आपका जो डिजिटल यूनिवर्स का साइज करीब करीब, अगर मैं आपको सही बता पाऊं, कि करीब करीब 210 आपके जीटाबाइट के आसपास हो चला है। तो उस संदर्भ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस ढंग से अपनी प्लानिंग करें, किस ढंग से हम एक एआई का सदुपयोग कर पाएं ताकि किसी तरह का कोई साइबर क्राइम ना हो और हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएं। और उसमें हर सरकार एक उस ढंग से रेगुलेशंस लेके आए, उस ढंग से पॉलिसीज लेके आए और उस ढंग से हम सब पूरे विश्व में एक विश्व गुरु के रूप में अगर आपका भारतवर्ष उभरे, क्योंकि मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी जो संख्या है यूथ की, और यूथ इज द मेन पावर। अगर आप यूथ को अगर एक स्किल बना देते हैं तो मैं कहूंगा कि चाहे वो सिलिकॉन वैली हो, चाहे आपकी चाइना हो, चाहे जितने भी आपके इमर्जिंग कंट्रीज हैं जिसमें एक बहुत बड़ा एक टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू के माध्यम से वो कहीं हमसे बहुत आगे हैं, तो उनको हम उस प्रतिस्पर्धा में कहीं अपना पिछाड़ने की उनको हम क्षमता रखते हैं। तो सर, आपने लंबे समय तक टीचिंग, रिसर्च और एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन के में काम किया है। आपके अनुभव के आधार पर क्या एआई कभी टीचर की भूमिका को रिप्लेस कर सकती है या शिक्षक की भूमिका में हमेशा महत्वपूर्ण बनी रहेगी? आपकी टीचर को एआई कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकती। ये मेरा आपका एक बात मैं आपको बीच में बोल रहा हूँ कि हमेशा ये बात कही जा रही है, आजकल ये बातें बहुत चलती है कि स्कूल्स खत्म हो जाएंगे एक दिन, सारी चीज़ें ऑनलाइन, यूट्यूब, आपके एआई आ गया है अब, तो हमें ऑफलाइन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, सब चीज़ें डिजिटल हो रही हैं। तो क्या कभी ये जो स्कूल क्लासेस जो लर्निंग है हमारी, क्लास लर्निंग या क्लासरूम लर्निंग जो है, वो भी क्या डिजिटल शिफ्ट हो सकती है? मेरा आंसर है इसके लिए नो। और मैं इसके रीजन बताना आपको चाहूँगा जो मतलब हमारे स्टेक होल्डर्स को, ऑडियंस को एक समझने की भी बहुत सख्त ज़रूरत है। देखिए, आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ पे एक अच्छे से बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है? प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, जहाँ पे चीज़ें एक मास प्रोडक्शन करना है उसमें बढ़ा सकते हैं। अगर आप ये कहेंगे कि आप क्या मशीन के इमोशंस होते हैं, मशीन के इमोशन नहीं हो नहीं हो सकते। सकते। जैसे आपने पहले भी पूछा कि क्या क्लासरूम में आप एक टीचर को रिप्लेस कर सकती है? जरा आप समझिए, क्लास में बच्चों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ मैं, बच्चे के फेस एक्सप्रेशन से मैं ये आपका उसको आर्टिकुलेट कर पा रहा हूँ कि इस बच्चे को चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो मैं उसको कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। ह्यूमन कनेक्शंस और ये वो सारी बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है। होती हैं। इमोशंस है, इमोशनल मशीन के, क्योंकि आपका सबसे बड़ी क्या चीज़ है? ऑगमेंटेशन है, लेकिन उस चीज़ का एक कॉग्निटिव जो स्किल है, जो कॉग्निटिव पार्ट है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन के पास नहीं है। और उसको अब ये कहेंगे किस तरह से डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे, ये बहुत अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। और इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि BCI, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, न्यूरालिंक काम कर रही है। हम कह भी देते हैं कि आपके एक इस तरह की आपकी एक चिप इम्प्लांट करके एक ब्रेन उस ढंग से काम करना पड़ेगा। बताइए, प्रोग्रामिंग तो हम करवा रहे हैं, लेकिन क्या प्रोग्रामिंग उस लेवल तक संभव है? ये भी मैं बताना चाहूँगा। आज के टाइम में अगर मैं मोटे तौर पे अगर आप थोड़ा सा ये बता पाऊँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो एवोल्यूशन है
उसको लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। देखो मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। एक होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो नॉर्मली एक टर्म मानते हैं, लेकिन इसको हम अलग अलग श्रेणी में बांट सकते हैं। एक हम बोलते हैं नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नैरो का मतलब वो एक स्पेसिफिक, वो स्पेसिफिक डोमेन में काम कर। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। सीरी की बात करते हैं हम, कोर्टाना की बात करते हैं, एलेक्सा की बात करते हैं, रिकमेंडेशन सिस्टम की बात करते हैं। ये सारे कौन सी कैटेगरी में? इस कैटेगरी में आते हैं। दूसरी चीज है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, कि हम एक कल्पना करें वो मशीन आए जिसके अंदर ह्यूमन बीइंग जैसी काबिलियत हो, लेकिन ये अभी आपका उस ढंग से संभव नहीं हो पाई है। लेकिन कुछ आंकड़े ये बताते हैं, और विशेषकर मैं आपका नाम भी लेना चाहूंगा यहाँ पे, एलन मस्क की कंपनी है टेस्ला। अब देखिए, उनका स्पेस एक्स भी है, उनका एक्स प्लेटफॉर्म भी है, उनका XAI प्लेटफॉर्म भी है, उनकी न्यूरालिंक कंपनी भी है। कितना बड़ा इकोसिस्टम है। उन्होंने ह्यूमनाइड्स आपके बना रहे हैं। और जो मैंने आपको एक फिगर बताई कि 26% तक जो आपकी एक ह्यूमन रिसोर्सेज का कट लग जाएगा उस ढंग से, वो आपका टेस्ला का ही फोरकास्ट है। आपके बताइए कि एक साल के अंदर 1 मिलियन आपके ह्यूमनाइड्स बनेंगे, जो हमारी तरह, जिनको हम कह सकते हैं कोवर्कर। वो देखने में भी हमारे जैसे लगेंगे और हमारे साथ रोबोट नहीं है वो। उनकी क्षमता क्या है? जो आप ये समझ के, आपकी भाषा समझ के क्या काम करना है, आपसे इंटरेक्ट करके वो चीजें करने में सक्षम है। तो जरा मुझे बताइए, हमारे अगल बगल रहेंगे वो, और जो काम उनको रिक्वायर्ड है वो काम करेंगे। आपने देखा हो एलन मस्क ने जब आपका ह्यूमनाइड लेके आए, वो आपकी आयरन कैसे कर रहे हैं कपड़े पे, वो आपका रोबोट किस तरह से, आप समझिए कि आपके इस्त्री या प्रेस कपड़े पे कैसे कर रहा है। वो आपका एक बिगिनिंग का आपका उसका मॉडल था, और उसने ये चीजें हकीकत में करके दिखाई है, हवा में बात नहीं की है। और मोटे तौर पर मान के चलते हैं कि जैसे गूगल या माइक्रोसॉफ्ट या आपकी टेस्ला, ये जो शरीकी कंपनियां हैं, जिस ढंग से चीजें आगे बढ़ रही हैं, जिस ढंग से परिकल्पना करके एक उस जो सपन और जो ड्रीम हम होता था उसको एक हकीकत में ग्राउंड पे लेके आ रही हैं, और प्रोडक्टिविटी पे आपका सीधा एक आपको शोकेस कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि निसंदेह इस डायरेक्शन में और भी बहुत बड़ा काम होगा। लेकिन एक चीज फिर मैं लेकिन के साथ कहता हूं, चाहे हमारा शिक्षक हो, चाहे हमारा छात्र हो, चाहे हमारा शोधार्थी हो, हमें AI को अपना गुलाम बना के रखना है। वो गुलाम हमारे लिए क्या कर सकता है, उसकी काबिलियत को किस ढंग से यूज करना है, ये आप और हम पे इंडिविजुअली डिपेंड करेगा। ये आपके बहुत समझने की जरूरत है। कई बार, बहुत बारी अलग अलग सोशल मीडिया के ऊपर, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इस तरह का प्रचार चलता है कि इस तरह की जॉब्स खत्म होने वाली हैं। मेरा ये कहना है, वो जॉब्स खत्म होने वाली नहीं हैं, उनका जॉब का नोमेनक्लेचर चेंज होने वाला है, उनके जो डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स हैं वो आने वाले हैं। तो आपको और हमको ये मान के चलिए, जिस तरह से एक समय में आपका कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, हमने कहा था कि डिजिटली हर एक आदमी को साक्षर होना चाहिए, उसी ढंग से आज के टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साक्षर होने की जरूरत है, आप और हम सबको, सभी को। तो सर, रिसर्च और इनोवेशन के क्षेत्र में AI और मशीन लर्निंग क्या नई संभावनाएं लेकर आई हैं, और इसके अलावा भी और कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जो आने वाले समय में उपयोगी हो सकती हैं, विशेष रूप से युवा रिसर्चर्स और PhD स्कॉलर्स के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, मोटे तौर के ऊपर अगर ये कहना चाहते हैं कि टूल्स, जैसे मैंने एक टूल आपके शोधार्थियों के लिए, बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए बताया, नोट LM, उसी श्रेणी में हमारे पास एक टूल और है, परप्लेक्सिटी, एक टूल और है नैपकिन, और एक टूल और है जूलियस। ये 3-4 टूल और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो अगर वो उसको, इनका नाम अगर हम वैसे बात करें तो बहुत कम जगह इनका नाम लिया जाता है, जैसे परप्लेक्सिटी है या फिर ये दूसरे जो भी टूल्स आपने बताए। हमेशा जब हम नाम लेते हैं AI का तो हमारे दिमाग में चैट GPT, गूगल जेमिनी है, ये सब बहुत जल्दी आते हैं। तो इनके अलावा भी कुछ टूल्स जो हैं तो वो भी आप एक बार देखो, जहाँ तक चैट GPT की बात है, वो एक जनरल पर्पज AI टूल है। अगर आप, मैं कहूँगा कि इनको हम बोलते हैं कन्वर्सेशनल AI टूल्स, जो जनरेटिव AI के माध्यम से बनते हैं, उनको हम आपके अलग अलग श्रेणी में बांटते हैं।
जैसे आपके कन्वर्सेशनल, मतलब जो हमारे पास हमारे लिए कुछ नोट्स तैयार कर दें, जो हमसे पूछें उसका जवाब दे दें। लेकिन अगर आप ये कहोगे वो सटीक जवाब दें और बहुत बेहतर दें और बिल्कुल सटीक उसका विश्लेषण हो। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा, आप और हम पॉडकास्ट में बैठे हैं और यही अगर आपके पास पॉडकास्ट का वीडियो हो और उस वीडियो को मैं अपलोड कर दूं और उससे ये पूछूं कि शौकीन जी ने और प्रोफेसर गिल ने क्या चर्चा की, उनके मुख्य बिंदु बताइए, ये आपको निकाल के दे देगा आपको। हाँ, कुछ ही सेकंड्स में निकाल के दे देगा। अब ये चीजें आपका चैट जीपीटी नहीं कर सकता, गूगल जेमिनी नहीं कर सकता, ये नोट एलएम कर सकता है। जो नोटबुक एलएम है वो आपके लिए कर सकता है। तो इसलिए मैंने आपको जो नाम लिए वो एक इस तरह के बहुत बेहतर टूल है। इसके अलावा और बताना चाहूँगा, एक टूल बहुत और इम्पोर्टेंट है जिसके लिए हम जो हमारे टीचर्स यूज कर सकते हैं, कैनवा। कैनवा टूल हमारे पास क्या इमेज और आपके जो इसके लिए अपनी वीडियो जनरेशन के लिए। और इसके अलावा भी मैं बताऊंगा कि आपके आज का समय जिस ढंग से, अगर मैं अभी रिसेंट जो गूगल का जो इवेंट अभी किया इस मई में और कैलिफोर्निया के अंदर, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इस तरह की शोकेस की हैं कि टोटल वर्क फ्लो भी हम ऑटोमेट कर सकते हैं। मेरा मतलब है, मैं मेरा इशारा किसकी तरफ कर रहा हूँ, एजेंटिक एआई। एजेंटिक एआई का मैं थोड़े तौर पे अगर उदाहरण देना चाहूँ, सपोज मुझे लंदन जाना है, एक वीक के लिए जाना है और मेरे फूड चॉइसेस हैं, मेरा आपका एक होटल की प्रेफरेंस है, मुझे सिर्फ एक कमांड मुझे देनी है कि प्लान माई जर्नी फॉर 1 वीक फ्रॉम दिल्ली टू लंदन विद माई स्टे एट हिल्टन होटल विद माई दीज फूड चॉइसेस, व्हाट इट विल डू। वो सारा आपको मैं कहूँगा कि आपको अगर एयरलाइन की वेबसाइट पे विजिट करना है, हम पहले क्या करते थे, अगले सेग्रीगेट तरीके से करते थे, लेकिन ये पूरा पैकेज कंप्लीट काम करके आपको करके देगा। तो ये है एजेंटिक एआई का कमाल। और मैं इसलिए बताना चाहूँगा कि एक उदाहरण के तौर पे N8N, मैं नाम बता रहा हूँ आपको, ये भी आप एक इस तरह एजेंटिक का आपका इसका टूल है, एजेंटिक एआई के लिए, पूरे ऑटोमेशन के लिए इसको हम कर सकते हैं। आपका जैपियर है, जैपियर से भी हम उसको आपका ऑटोमेट कर सकते हैं। आप ये समझिए, ऑटोमेट का मतलब है कि आपकी ह्यूमन इंटरवेंशन कतई खत्म। हम पहले अपने पीए को बोलेंगे, एक दूसरे काम के लिए किसी आपके दूसरे एयरलाइन वाले को बोलेंगे, इससे क्या होगा, इसका जो इंटरकनेक्ट है उसमें आपका टाइम लगेगा। तो एजेंटिक एआई आपकी इतनी बढ़िया क्षमता रखता है कि उस सारे काम को एक इंटीग्रेट करके आपको देगा। तो इसलिए मैंने कहा कि आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, भारत सरकार भी इसके बारे में कुछ कदम उठा रही है और उस ढंग से किस ढंग से एआई को इंटीग्रेट किया जा सकता है, किस ढंग से एक आम जनमानस उससे आपका उसका फायदा ले सकता है, तो ये सारी आपके एक प्लानिंग का हिस्सा है। तो सर, अभी जैसे आपने भारत सरकार की बात करी, तो भारत तेजी से डिजिटल मीडिया और नॉलेज इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है। तो इस संदर्भ में यूनिवर्सिटीज़ और हायर एजुकेशन एआई को अपनी एकेडमिक इकोसिस्टम में प्रभावी ढंग से कैसे शामिल कर सकते हैं, देखिए जो कि बच्चों के लिए हेल्पफुल हो, टीचर्स के लिए भी हेल्पफुल हो और बेनिफिट उनका बच्चे या टीचर्स उठा सकें। देखिए मैं इसके संदर्भ में एक चीज़ में ऐड करना चाहूँगा। भारत सरकार ने पिछले, मैं कहूँगा कि करीब करीब 14-15 साल में बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिए और उनमें सबसे पहला इनिशिएटिव आपका क्या होता है, डिजिटल इनिशिएटिव के नाम के ऊपर डिजिटल इंडिया का है, डिजिटल इंडिया और डिजिटल स्किल इंडिया का है, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। और मैं इस संदर्भ में ये कहना चाहूँगा कि इस समय भी जो हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ आईटी है, जो अश्विनी वैष्णव जी मंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में और पूरी समस्त टीम, उनके लिए आपके पास एआई मिशन ऑफ इंडिया, ये हमारे पास उसके क्रियान्वयन की आपके तैयारियां चल रही हैं कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को गवर्नेंस में कैसे इंटीग्रेट किया जाए। अगर मैं जो टीचर की बात करता हूं कि उसमें टीचिंग में, लर्निंग में, रिसर्च में कैसे शामिल किया जाए, तो ये तो इंडिविजुअल स्टेक होल्डर्स को भी, इंस्टीट्यूशंस को भी देखने की जरूरत है कि हमारे पास गवर्नेंस एफिशिएंसी के लिए एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत जरूरत है।
आपके इंडिविजुअल पर्सनलाइज्ड लर्निंग के लिए और पर्सनलाइज्ड एक्शंस के लिए बहुत जरूरत है। आपकी एक क्रिटिकल थिंकिंग को ऑगमेंट करने के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है। और मैं कहूँगा कि अगर मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन की बात करते हैं, हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन IR 4.0, 5.0, 6.0 की बात करते हैं, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग, 3D प्रिंटिंग, इन टेक्नोलॉजीज के बगैर तो संभव ही नहीं है। तो निसंदेह भारत सरकार का जो आपका मिशन AI है वो बहुत कारगर सिद्ध होगा। उसी ढंग से क्वांटम मिशन ऑफ इंडिया, क्वांटम कंप्यूटर्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी, और क्वांटम टेक्नोलॉजी भी आपके एक बहुत एक कारगर सिद्ध होने वाला है समय के साथ। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे को एक जो पूरा एक जो लैंडस्केप है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर मैं कहूँगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम, क्लाउड, IoT, जिसको हम एक स्मार्ट और एफिशिएंट गवर्नेंस के लिए उनको भी हमें उन पे आपका एक उनको एक अपनी प्रायोरिटीज पे रखना पड़ेगा, ताकि हम एक सस्टेनेबल और विकसित भारत 2047 तक अच्छे से बन पाए। जैसे लास्ट है ये, अंत में यदि आपको आज के स्टूडेंट्स, टीचर्स और रिसर्चर्स के लिए AI के संदर्भ में एक विजन और मैसेज देना हो तो क्या होगा? मुझे ये कहना है कि जो रिसर्चर का काम आज के समय में बहुत सरल हो चला है। वो सरल इसलिए हो चला है कि अगर एक रिसर्चर इन टूल्स को यूज़ करता है, उन टूल्स को एक प्रॉपरली यूज़ करके बगैर ज़्यादा समय गंवाए हुए उन निष्कर्ष में पहुंच सकता है कि अब कौन सी डायरेक्शन में काम करने की जरूरत है। आप ये कहूँ कि डेटा एनालिसिस किस ढंग से तैयार हो। पहले आपके डेटा एनालिसिस के लिए हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टूल्स होते थे, और डेटा एनालिसिस के लिए आपका महीनों महीनों हमारे पास लग जाते थे। अब हमारे पास इतने इंपॉर्टेंट और सरल टूल हैं कि डेटा एनालिसिस आपको मिनटों में आपको करके आपको दे देंगे। तो आपके लिए जो समय अदरवाइज आप उसमें गंवाते, उसको एक ठीक ढंग से यूटिलाइज कर सकते हैं और ठीक निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा अभी कि AI इतना सक्षम है कि AI आज के समय में एक खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी बना सकता है। अभी जो मैं आपको एक एग्जांपल मैंने दिया गूगल IO का, उन्होंने एक गेम बनाया सभी के सामने कि उसके लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया। उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे गेम चलता हुआ एक आपको कस्टमर्स और क्लाइंट को दिखाया गया। आप जरा मुझे बताइए, जहाँ पे मिलियंस लाइंस ऑफ कोड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लिखे जाते हों और उसके बाद ये देखा जाता हो कि आपका किस ढंग से आपका उसके ऊपर कोई आपका एक गेमिफिकेशन के लिए कोई गेम को लॉन्च किया जा सकता है। और इसी श्रेणी में एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, यूनिवर्सल कार्ट। आप देखिए, जो हम ये कहें आम आदमी अगर कोई परचेजिंग करने के लिए जाता है, यूनिवर्सल कार्ट का मतलब क्या हुआ, जो भी आइटम आपने लिए उसमें ऑटोमेटिकली आपकी बिलिंग में शामिल हो गई। आपको काउंटर पे उस पे बार कोड की जरूरत नहीं है। और वो चीज़ यूनिवर्सल कार्ट आपको ये भी बता देगी जो आइटम आप ले रहे हो। और फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मैं अपना एक PC असेंबल करना चाहता हूँ, मुझे एक मदरबोर्ड ले लिया, मैंने मेमोरी ले ली, मैंने प्रोसेसर ले लिया, ये चीज़ें ली, वो आपको ये भी बता देगा कि ये कंपेटिबल है कि नहीं है। आप जरा बताइए, क्या आपका कोई सामान इस तरह से लेता है, क्या कोई वापस लेता है? नहीं लेता। लेकिन आप जरा समझिए, इससे क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो क्षमता रखता है जो आपको हर कदम पे, हर आपके स्टेप पे आपको मदद करने की काबिलियत रखता है, बशर्ते हम उसकी मदद लेना उस ढंग से चाहें और प्लान करें। तो कहने का मतलब ये है कि हमें डिसाइड करना है कि हम उसको यूज़ कैसे करेंगे। AI हमारी हेल्प करेगा, AI हमारे काम में हमारी हेल्प करेगा, बट हमें डिसाइड करना है कि हमें उससे काम कैसे करवाना है। तो सर, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और हायर एजुकेशन के भविष्य को लेकर अपने बहुमूल्य विचार हमारे साथ साझा किए। हमें पूरा विश्वास है कि आपकी बातें हमारे विद्यार्थियों, शिक्षकों और शोधार्थियों के लिए बेहद प्रेरणादायक और उपयोगी साबित होंगी। DPG डिग्री कॉलेज की ओर से मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया
और इतना महत्वपूर्ण विषय पर आपने विचार साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे सभी लिसनर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस विशेष पॉडकास्ट को सुना। फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए अतिथि के साथ। तब तक के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर हमारा ये पॉडकास्ट आपको पसंद आता है तो शेयर जरूर करें। थैंक यू पूरे समस्त डीपीजी यूनिवर्स और डीपीजी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका धन्यवाद। थैंक यू।